Looks like you lost another one.
ओम शांति। आज के इस विशेष सत्र जो ट्रेनिंग सत्र चल रहा है उसमें आज 12वां दिन है। तो आज के दिन आप सबका स्वागत करते हैं। विशेष आज के दिन हम आपको वर्क इन प्रोग्रेस उसकी एंट्रीज सिखाएंगे। उसके बाद आएगी जर्नल वाउचर एंट्री और उसके बाद आएगी रिसीप्ट एंट्री। आप सोच रहे हैं ये नए नए नाम कहाँ से आए आज, लेकिन आज आपको उसका क्या महत्व है वो एक बार एंट्री शुरू करेंगे तो आप समझ सकेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो इसलिए होता है कि खास करके जो मूवेबल एसेट्स है या कोई एसेट्स तैयार हो रही है, तो एक होता है जैसे हमने अलमारी है तो वो परचेज कर लिया है, कुर्सी है वो परचेज किया है, रेफ्रिजरेटर परचेज किया है। लेकिन कोई कोई ऐसे फर्नीचर है जैसे कि ट्रांसलाइट है वो आप बनवाते हैं, सोफ़ा बनवाते हैं, डाइनिंग टेबल सेट बनवाते हैं। तो ये जो बनवाते हैं तो वो एसेट होता है, लेकिन एक एक एंट्री जो है वो एसेट के रूप में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पा सकेंगे। और उसमें भी माना क्वांटिटी का मेंटेन नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो पहले आप परचेज करेंगे उसको वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा वो एंट्री। और उसके बाद जैसे कि वो सारा काम हो गया जिसमें उसकी लेबर भी कॉस्ट ऐड हो गई, हार्डवेयर मटेरियल भी उसमें ऐड हो गया, फेविकॉल है या जो भी है, प्लाईवुड है, लकड़ा है, सब कुछ आपने परचेज किया। और उसके बाद जैसे कि आप सोफ़ा सेट बना रहे हैं तो सोफ़ा सेट के लिए सारा मटेरियल, उसकी टेपेस्ट्री सब कुछ परचेज कर लिया है, सारा काम भी हो गया। और जब फाइनल हो जाता है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस से वो एसेट्स के रूप में उसकी एंट्री होती है। तो ये है वर्क इन प्रोग्रेस, इसको कहते हैं। अभी वर्क की बात आ रही है, वैसे भी कल कोई सुना रहा था कि जो कम पड़े हैं, तो आज प्रयत्न कर रहा हूँ अगर समय मिलता है तो एक दो और सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत अभी से ही कर देते हैं। तो ये बात वर्क की चल रही है। तो एक शेठ है, वो शेठ छोटी सी दुकान है लेकिन एक आदमी रखा था। अभी शेठ भी वो थोड़ा कंजूस भी था, वो सोच रहा था कि मेरा आदमी जो है वो फ्री नहीं बैठना बैठना चाहिए। तो जैसे ही वो सवेरे 9 बजे से आ जाता है, शाम को 8 बजे तक वो काम बताता ही जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो फ्री नहीं बैठना चाहिए, उसको यही होता है कि ये कुछ भी काम करना चाहिए, क्योंकि हम उसको सैलरी दे रहे हैं तो फ्री क्यों बैठे। और साथ साथ वो बताता भी जा रहा है कि देखो, शेठ के आगे और गधे के पीछे नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि शेठ जो है उसके आगे खड़े रहेंगे तो वो काम बताएगा। गधे की बात तो आप सब समझते हैं, इसलिए आप सब समझदार है, तो गधा क्या करता है वो नहीं बताऊंगा अभी। लेकिन वो शेठ जो है वो हर बार ऐसे ही बोलता है। एक दिन वो लड़का 20 साल का लड़का था, थोड़ा समझदार भी था, लेकिन शेठ के आगे कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन एक दिन तो फिर शेठ ने बोला कि देखो, शेठ के आगे और गधे के पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो लड़के ने बोला कि ठीक है शेठ जी, आपके पीछे से हट जाता हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे शायद दूसरी बार भी हंसेंगे। तो बात ये थी। अभी हम शुरुआत करते हैं आज की पहली एंट्री से। तो सोफ़ा सेट, जैसे हमें एग्जाम्पल के रूप में हम सोफ़ा सेट बना रहे हैं, आपने तैयार नहीं परचेज किया है लेकिन आप उसको बनवा रहे हैं, लेबर सारा मटेरियल परचेज करके लेबर को बुला करके बनवा रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पर कैश बुक में जाएंगे, वाउचर एंट्रीज में। सबसे पहले जो परचेज होती है तो वो तो परचेज, उसकी एंट्री हमें डालनी होगी। पेमेंट एंट्री से ही शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज 1 मई की एंट्री डालते हैं, 1 मई 2019 न्यू करेंगे।
अभी जैसे आपने प्लाईवुड परचेज किया है, तो प्लाई आपको इसमें खास देखना है कि ये जो मूवेबल एसेट्स सॉरी मूवेबल फर्नीचर WIP माना वर्क इन प्रोग्रेस में, जो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो मटेरियल परचेस करते हैं उसकी एंट्री इसमें ही जानी चाहिए। ये हेड है और उसमें ही जाएगी ये एंट्री। फॉर एग्जांपल आपने 6,000 रुपये का प्लाईवुड परचेस किया है, उसकी पर्पस जनरल डाला। अभी ये इसमें हम डालेंगे, जबकि ये दो ऑप्शन है कि एक जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट न्यू WIP रेफरेंस, तो पहली एंट्री जब जाएगी तो वो WIP रेफरेंस क्रिएट में जाएगी। क्रिएट किया, रेफरेंस रेफरेंस क्या है, तो हम सोफा सेट कर रहे हैं, इसको सेव कर दिया, तो ये एंट्री एक आइटम बन गई, माना इसको सेव कर दिया। फिर सिर्फ प्लाई से तो काम नहीं होगा, उसके बाद जो चाहिए तो हार्डवेयर मटेरियल परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने वो भी 1 मई को ही परचेज किया है, उसकी एंट्री न्यू से यहाँ पर जैसे हार्डवेयर, तो हार्डवेयर फिटिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये फर्नीचर रिपेयर्स के लिए है। यहाँ पर सोलार, एक सोलार भी है, उसके नीचे मटेरियल फॉर रिपेयर्स। लेकिन जब ये है मूवेबल फर्नीचर WIP, सोलार WIP में भी नहीं डालना है, ये मूवेबल फर्नीचर WIP में ही इसकी एंट्री होनी चाहिए। फिर आपने इसका फॉर एग्जांपल 7,000 रुपये का आपने हार्डवेयर मटेरियल परचेज किया है, सॉरी 3,500 का आपने हार्डवेयर मटेरियल परचेज किया है। अभी इसमें जो आएगा वो एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग WIP रेफरेंस, क्योंकि हमने रेफरेंस ऑलरेडी क्रिएट किया है। अभी जैसे कि एक साथ 3-4 काम चल रहा है, तो आपको देखना है, जैसे ये आपको सिखाने के लिए मैंने 2 एंट्रीज ऑलरेडी तैयार करके रखी है, क्योंकि हम आपको पेमेंट एंट्री एक ही बार बताएंगे, लेकिन WIP जो उसका फाइनलाइजेशन होगा उसकी एंट्री हम आपको 1-2 और बताएंगे, जिससे आपको पता चले। तो यहाँ पर हम सोफा सेट सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इसमें अमाउंट ऐड हो जाएगी, ये 3500 रुपये। यही एंट्री अभी परचेज वाली एंट्री दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लकड़ा तो परचेज करना बाकी है, तो लकड़ा की एंट्री डालेंगे, तो इसमें वुड वुड जैसे हम टाइप करेंगे तो इसमें कई सारी आइटम आएगी, लेकिन इसमें से हमें जो देखना है वो मूवेबल फर्नीचर वर्क इन प्रोग्रेस, ये 7,000 रुपये। फिर इसका पर्पस जनरल। अभी यहाँ पर जो रिपीट करने के लिए बोला, तो आपको ध्यान से फिर से सुना रहे हैं। यहाँ पर 2 चीजें, एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग WIP रेफरेंस, तो जब पहली एंट्री डालते हैं तो उसमें क्रिएट करना है, ये सेकंड नंबर वाला आएगा। अभी जब हमने पहली एंट्री डाली वो प्लाईवुड की डाली है, तो उसमें हमने क्रिएट कर दिया है, तो उसमें रेफरेंस जो क्रिएट किया है वो सोफा सेट है। तो यहाँ पर हम एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग WIP रेफरेंस में जाएंगे। फिर उसमें ये 3-4 आइटम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें तैयार किया हुआ है, तो उसमें से अभी जो चल रहा है, ये सारा मटेरियल परचेज किया है वो सोफा सेट के लिए है, तो सोफा सेट सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि पहले एंट्री किया वो 6,000 रुपये की किया, फिर उसमें से हमने 3500 रुपये का हार्डवेयर मटेरियल परचेज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3500 रुपये का ऐड हो गया और दोनों मिला करके 9,500 हो गए। जैसे ही ये 6-7,000 रुपये की एंट्री ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी नेक्स्ट एंट्री में 10,500 हो जाएगी। इसको सेव किया, तो ये एंट्री, सॉरी डेट डालने भूल गए हैं, तो ये फॉर एग्जांपल 1 मई को हमने परचेस किया है। अभी इसको सेव कर देंगे। फिर लास्ट में अभी 1-2 चीज और ऐड करेंगे।
सोफा सेट बनेगा। आप हम अभी कपड़ा नहीं डालेंगे तो आप बोलेंगे भाई जी हम लकड़े पर बिठाएंगे क्या, तो इसलिए हम अभी कपड़ा उसकी एंट्री डालेंगे। तो ये वैसे ये आपको मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदर मटेरियल फॉर मूवेबल फर्नीचर वो WIP वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार हमें नहीं पता होता है तो हम ट्राई करते हैं क्लॉथ, तो क्लॉथ देखेंगे तो क्लॉथ WIP में नहीं है। टेपेस्ट्री करके, लेकिन वो भी नहीं है। टेपेस्ट्री फॉर फर्निशिंग है, लेकिन वो ये फर्निशिंग एक्सपेंस नहीं है। माना कि ये जैसे आपने सोफा सेट बना दिया है, उसके ऊपर बिछाने का वो कपड़ा लिया है तो वो फर्निशिंग एक्सपेंस में आएगा। लेकिन ये सोफा बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होगा तो वो भी इसमें नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपको एक चीज ये सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है, वो आपको दिखाते हैं। ये हर एक में काम लगेगा, सिर्फ ये एक ही एंट्री के लिए नहीं, लेकिन हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरो है, ये ड्रॉप डाउन एरो है, उसके बाजू में एक अलग से एक वो साइन है। जिससे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम, हेड और पार्टी, ये दोनों पार्टी माना उसमें सिलेक्शन होगा यस या नो। तो हमें जैसे कि ये जो हेड आएगा वो मूवेबल फर्नीचर WIP, तो जैसे ही हम टाइप करेंगे यहाँ पर वो आपको टाइप करने का ऑप्शन देता है। तो हम टाइप करेंगे तो हमें इतना तो पता है कि ये मूवेबल फर्नीचर WIP में एंट्री होगी, लेकिन उसमें ये जो हमें कपड़े की एंट्री डालनी है वो है कि नहीं है। तो वो हमने देखा, अभी इसमें से पता चलेगा कि ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर फॉर मूवेबल फर्नीचर, फिर ग्लास फॉर मूवेबल फर्नीचर, हार्डवेयर मटेरियल फॉर मूवेबल फर्नीचर। हम देखें तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है, तो कोई नहीं है, तो ये अदर मटेरियल फॉर मूवेबल फर्नीचर। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो वो आइटम आ गई। अभी ये जैसे हमने 2800 रुपीज़ का इसका कपड़ा परचेज किया है, उसको एंट्री किया। अभी इसको जैसे ही सेव करने के लिए जाएंगे तो उसको हम पहले वाले में सिलेक्ट करेंगे, एड वैल्यू टू ए एग्जिस्टिंग WIP रेफरेंस, ओके किया। अभी देखो यहाँ पर सोफा सेट, ये 3rd नंबर वाला सोफा सेट है जो हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। अभी देखो ये 6000 ओपनिंग था, 10500 हो गया है, और 10500 के साथ 16500, इसको ओके करेंगे तो ये वैल्यू भी 2800 रुपीज़ ऐड हो जाएगी। फिर पेमेंट, न्यू के ऊपर जाएंगे। अभी यहाँ पर लास्ट है वो लेबर है, एक ही व्यक्ति से काम कराया है और उन्होंने ही सब कुछ किया है, तो हम लेबर फॉर लेबर करके ये मूवेबल फर्नीचर WIP कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लेबर मिल करके कर रहे हैं और आपने एक ठेका दिया है, तो वो सबका पैसा एक ही व्यक्ति को दे रहे हो, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर आएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर फॉर मूवेबल फर्नीचर, उसको हमने 5000 रुपये दिए हैं, तो सबने मिल करके किया है तो 5000 रुपये दिया है। उसका नाम, चलो शरद भाई, कोई शरद भाई है, उसको हमने ठेका दिया है। उसका पैन वगैरह सब अपडेट करना चाहिए वैसे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सोफा सेट सिलेक्ट किया, इसको ओके किया, तो 5000 रुपीज़ भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसको अभी हम सेव कर देते हैं। तो वैसे हमने सोफा सेट सारा बना दिया है, उसकी लेबर भी आ गई, जो भी उसमें परचेज करना था सारी एंट्री हो गई। अभी 1 मई को आपने सारा परचेज किया है, 15 दिन के बाद ये सारा काम हो जाता है, तो इसको वर्क WIP, वर्क इन प्रोग्रेस फाइनलाइजेशन, इसके द्वारा हम सोफा सेट जो है अभी वो एसेट के लिस्ट में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, तो प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे, मूवेबल एसेट्स का जो लिस्ट है,
तो इसमें सोफा सेट नहीं होगा। ये जो है वो हमने अभी बनाया हुआ नहीं है, ये पहले का है। लेकिन अभी हम जो सोफा सेट की एंट्री करेंगे तो वो यहाँ भी ऐड हो जाएगी। ये हमें सिलेक्ट करना है WIP लेजर, जैसे कि सोलर इक्विपमेंट, इसमें अलग अलग जो मूवेबल फर्नीचर के WIP के अलग अलग रेफरेंस के हेड्स है, तो उसमें से हमने मूवेबल फर्नीचर है, जैसे कि लिफ्ट बन रही है तो लिफ्ट का अलग से होता है, फिर फिक्स फर्नीचर के लिए अलग से होता है, मूवेबल फर्नीचर के लिए तभी मूवेबल फर्नीचर। तो इसमें तुरंत ही सारा रेफरेंस आ गया कि कितना कितना है। तो उसमें 4 था लेकिन एक ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, किसी ने एंट्री जब ट्रेनिंग के दौरान किया होगा। तो अभी लिस्ट में 3 ही पड़े हैं कि 3 में से कौन सा है। तो हमने सोफा सेट की एंट्री किया है तो सोफा सेट सिलेक्ट करेंगे उसको। इसकी एंट्री 15, जैसे 15 मई 19 को हो गया है। फिर यहाँ पर हम क्या है, तो एसेट कौन सा है, तो सोफा सेट सिलेक्ट किया। अभी इसमें हम यहाँ पर फाइनलाइजेशन। अभी एक चीज आपको ये बताते हैं कि जैसे सोफा सेट है, तो आपने सोफा सेट बनाया है वो 3 का, माना अलग अलग 3 सोफा सेट, 3 सोफा बनाए हैं, जिसमें से एक 3 लोग बैठे, इतना ऐसी 3 का बेड बनाया है, एक सिंगल सिंगल के 2 बनाए हैं। तो वैसे तो सोफा सेट सेट तो पूरा एक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों की एंट्री अलग अलग करनी चाहिए, इसलिए कि आपके पास अलग अलग 3 है और आगे भविष्य में आपने उसमें से सिंगल एक सोफा जो है वो आपने कोई सेंटर को दे दिया, तो सेंटर को दिया तो आपके लिस्ट में से वो निकल गया, उनके लिस्ट में ऐड हो जाता है। अभी तीनों की एक ही एंट्री डालेंगे और उसमें से एक दिया तो वो कैसे, उसकी स्प्लिट आउट कैसे करेंगे, इसलिए आप तीनों की अलग अलग एंट्री करो तो वो बेहतर है। अभी जैसे कि आपने सिंगल सिंगल सोफा सेट है वो आपने 2 बनाए हैं और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा, जैसे कि 3 का सोफा है तो हम एग्जैक्टली 5 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंगल बनाते हैं तो उसकी कंपेयर में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने उसको सेव किया तो 10,000 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अभी इसको सेव करेंगे, तो सेव करेंगे तो क्वांटिटी पूछेगा कि क्वांटिटी कितनी, तो हमने सिंगल सिंगल के 2 बनाए हैं जिसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10,000 रुपीज रखी है। यहाँ पर आप आइटम मॉडल भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल सोफा सेट कर दिया, जिससे फ्यूचर में आपको पता रहेगा कि ये कौन सा सोफा सेट है। लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि दिव्य दृष्टि हम रखते हैं। अभी इसको सेव कर दिया तो यहाँ पर वो सेव हो गई। अभी एक और सोफा सेट की एंट्री डालना बाकी है, जो है वो 3 सीटर सोफा सेट। तो अभी वापस उसकी ही एंट्री हम वापस करेंगे। अभी यहाँ पर ये जैसे 14,300 इसकी वैल्यू डाली है, तो यहाँ पर 14,300 हो गया। डेट डालेंगे 15 मई 19। यहाँ पर सोफा सेट सिलेक्ट किया। अभी जैसे ही सेव करने जाएंगे तो वापस यहाँ गया, यहाँ पर लिखो क्वांटिटी 1, जो 3 का वो एक क्वांटिटी है। इससे क्या है कि आपको फ्यूचर में जब ये सेल किया या एक डिस्कार्ड कर दिया तो आपको पता रहेगा कि इसमें से कौन सा सोफा सेट जो है
वो निकाला है, बेचा है या किसी को दिया है, सेंटर को दिया है। तो ये हो गई सोफा सेट की WIP फाइनलाइजेशन। अभी ये मूवेबल एसेट्स में अगर हम अभी देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकेंगे यहाँ पर सोफा सेट की एंट्री दो अलग अलग हो गई, ऐड हो गई है। पहले एक था, अभी ये दो अलग अलग हो गई, जिसमें से सिंगल सीटर वाला जो है वो उसकी क्वांटिटी 2 हो गई, 3 का उसकी क्वांटिटी 1 ऐड हो गई। तो ये ऐड हो गई है। अभी आपको ट्रांसलाइट की एंट्री, वो मैंने पहले से ही उसकी पेमेंट एंट्री डाल के रखी है, जिससे आपका टाइम भी, आपका और मेरा दोनों का टाइम नहीं जाए। तो यहाँ पर अभी सोफा सेट की वैल्यू 0 हो गई है, तो यहाँ से सोफा सेट का आइटम निकल गया। अभी हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसलाइट। तो ट्रांसलाइट जो है वो 9,000 रुपीज़ का, उसमें उसके लिए मटेरियल परचेज किया था। अब इसको 9,000 रुपीज़ का वो सारा एक सिंगल ट्रांसलाइट बन गया है। यहाँ पर हम डालेंगे ट्रांसलाइट, तो ट्रांसलाइट आ गई। मार्च 20 को इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को ये तैयार हुआ है। अब इसको सेव करेंगे, तुरंत वो आएगा कि कितनी क्वांटिटी। इसमें मेक मॉडल कुछ नहीं होता है। अगर आपको, जैसे आपके पास मल्टीपल ट्रांसलाइट्स है और उसका रेफरेंस डालना है, तो आइटम मॉडल में उसको डाल सकते हैं। अभी जैसे अलमीरा की भी एंट्री हमने डाल के रखी है, तो अभी अलमीरा की एंट्री डालेंगे। मूवेबल फर्नीचर फॉर WIP सिलेक्ट किया तो तुरंत अलमीरा आ गया। बाकी की दोनों एंट्री वो यहाँ अभी निकल गई है, यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं है। आइटम सिलेक्ट किया, फाइनलाइजेशन एसेट, इसको भी फॉर एग्जांपल 31 मार्च फाइनल हुआ है। ये टोटल हमने मटेरियल परचेज किया वो 11,588 रुपीज़ का था। उसमें से हमने 2 अलमारी सेट बनाए हैं। तो हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करेंगे क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी आएगी। इसमें भी अगर आपको रेफरेंस डालना है तो मॉडल में रेफरेंस डाल सकते हैं। इसको सेव कर दिया, तो ये आपकी WIP सेव हो गई। तो ये था वर्क इन प्रोग्रेस वाली एंट्री। अभी हम सीखेंगे वो जर्नल वाउचर एंट्री सीखेंगे। तो जर्नल वाउचर एंट्री जो है वो कब ज़रूरत पड़ती है? तो वैसे तो हमारी एंट्रीज जो है वो पेमेंट, रिसीट, डोनेशन, कैश डिपॉजिट है, विड्रॉल है, ट्रांसफ़र है, पेमेंट्स है, ऐसे ही होती है। लेकिन कभी-कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें उसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि इसकी हमें ज़रूरत कम पड़े। जैसे कि FD की एंट्री है तो वो भी दूसरे सॉफ्टवेयर में उसका कोई प्रोविज़न नहीं होता है FDs का अलग से मेन्यू, या एसेट ट्रांसफ़र का मेन्यू होता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि यहाँ पर हमें आपको सहज हो जाए इसलिए ये सारे मेन्यूज़ अलग से बना के रखे हैं। फिर भी कभी-कभी कोई कारण से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने थोड़ी एंट्रीज़ डाल के रखी है, इसलिए पेमेंट एंट्रीज़ जहाँ पर ज़रूरत रहती है तो पेमेंट एंट्रीज़ डाल के रखी है। तो वो उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है JV की, जर्नल वाउचर की? तो जैसे आपने व्हीकल है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इंश्योरेंस है, आपने व्हीकल रिपेयर करवाया, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कैशलेस हो जाता है। इंश्योरेंस में वहाँ पर ही वो वर्कशॉप वाले के पास प्रोविज़न होता है, वो कैशलेस करके दे सकता है। लेकिन कभी-कभी आपको क्लेम वो सारे बिल्स देंगे, सारा तैयार करके देंगे क्लेम फॉर्म के साथ, और वो आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना होता है। तो आपको पेमेंट जो करना है वो तो पार्टी को कर देना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो आपको रिफंड करेगी। तो उसका जैसे हमने पहले एंट्री डाल के रखी है व्हीकल का,
व्हीकल जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसका स्पेयर्स और उसका जो रिपेयर चार्जेस है वो दोनों की एंट्री डाल के रखी है। तो स्पेयर्स का फॉर एग्जांपल 8,000 रुपीज़ हुआ है और उसमें रिपेयरिंग का है वो 6,000 रुपये हुआ है, तो दोनों मिला करके 14,000 रुपये हुआ है। तो 14,000 रुपये हमने पेमेंट तो किया है, वो उसकी एंट्री हो गई, लेकिन अभी इंश्योरेंस का हम क्लेम लॉज करेंगे। तो यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करेंगे तो डेबिट साइड जो आएगी तो वो हमें जो क्लेम लॉज करते हैं वो आएगी। यहाँ पर वो आइटम है व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम लॉज। इसमें पार्टी का नाम डालना कंपलसरी है और वो आएगी इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी करके एक पार्टी क्रिएट करके रखी है। हम 14,000 रुपये का हम क्लेम उसमें कर रहे हैं। तो पर्पस इसमें आएगा जनरल। अभी यहाँ पर दो चीजें रेफरेंस टाइप में एग्जिस्टिंग भी है और न्यू भी है। तो एग्जिस्टिंग कैसे होगा, तो जैसे कि अभी आपने न्यू क्लेम है तो आपने न्यू करके 14,000 की एंट्री डाल दिया, लेकिन आपका अभी भी कुछ बिल पेंडिंग है, जैसे कि कोई गाड़ी का रिपेयरिंग हो गया है थोड़ा, लेकिन कोई पार्ट अभी मिल नहीं रहा है, उसकी 3,000 की वैल्यू है। तो अभी आपने 14,000 का क्लेम लॉन्च कर दिया, लेकिन वो पास तो हुआ है वो पार्ट, तो 3,000 जब वो पार्ट 10 दिन के बाद आएगा तो आप एडिशनल क्लेम लॉन्च करेंगे, तब आप उसमें एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग करेंगे तो ये 14,000 के बदले वो बाद में 3,000 ऐड होकर के 17,000 हो जाएगा। अभी इसको न्यू किया, हमने ये 25 मई को हमने क्लेम लॉन्च किया है। अभी यहाँ पर डिफरेंस आया क्योंकि डेबिट साइड में 14,000 रुपये हो गया है, लेकिन क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री बाकी है। तो जैसे स्पेयर्स की हमने स्पेयर्स का अलग स्पेयर्स का 8,000 रुपये पेमेंट किया है, तो 8,000 रुपये स्पेयर्स की एंट्री डालेंगे। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जैसे आप कोई भी रिपेयरिंग का पेमेंट करते हैं तो उसमें स्पेयर्स भी होते हैं, लेबर भी होती है, जिसको रिपेयरिंग चार्ज कहते हैं। तो जो स्पेयर्स की अमाउंट होती है उसकी स्पेयर्स में अलग से एंट्री करनी है, और जो रिपेयर चार्जेस है उसकी अलग से एंट्री करनी है। तो 8,000 स्पेयर्स का था। व्हीकल सर्विस रिपेयर्स करके आइटम है जिसमें हमने 6,000 रुपये का पेमेंट किया था, तो यहाँ पर 6,000 सिलेक्ट किया। अभी रेफरेंस में आप व्हीकल रेफरेंस डाल सकते हैं, जो भी आपका व्हीकल है उसका रेफरेंस नरेशन में यहाँ पर डाल सकते हैं, और इसको सेव कर दिया। तो हमने जो पेमेंट किया उसको हम हिसाब में उसको ऐसा कहते हैं कि वो पैसा जो है उसके जो रिपेयरिंग के लिए हमने दिया है वो वापस लिया, और हमने वो इंश्योरेंस कंपनी के को दिया। वैसे फिजिकल नहीं दे रहे हैं, लेकिन एंट्री ऐसा कहती है कि हमने स्पेयर्स का पैसा वापस लिया है और इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, और वो इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी हमें। वैसे थोड़ा समझने में थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन जबकि आपको इस एंट्री की ज़रूरत रहेगी तो इसलिए आपको सीखना जरूरी है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस है, उसका भी जैसे अभी तो यज्ञ से होता है, तो आप यज्ञ में जो सहयोग देते हैं उसके लिए, और आपका जो नाम जो है जो भी बहनें हैं उसका नाम होता है वहाँ पर लिस्ट में, और आप जब कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है तो आप तो सिर्फ बिल दे देते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। तो उसमें ये जेवी की एंट्री नहीं डालनी होती है। लेकिन अगर आपने कोई बाहर से इंश्योरेंस परचेज किया है, मेडिकल इंश्योरेंस बहनों का या समर्पित भाई का या समर्पित बहन का, तो उसमें जब क्लेम होता है तो ऐसे हॉस्पिटल में भी कैशलेस फैसिलिटी होती है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी नहीं है उसमें ये एंट्री करना मना। उसमें आपको आपने पेमेंट किया हॉस्पिटल में मेडिसिन का, अपने मेडिकल टेस्ट का जो पेमेंट किया है,
मेडिकल टेस्ट का आपने पेमेंट किया है, डॉक्टर की फीस पे किया है, तो उसका आपको वैसे ही क्रेडिट में लेना होगा और आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम से क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कोई बहन का मेडिसिन का 12,000 रुपये का बिल पे किया है, उसने मेडिकल टेस्ट का 7,000 रुपये पे किया है और डॉक्टर फीस जो है वो 35,000 पे किया है, तो सब मिला करके 54,000 रुपीज़ का आपने क्लेम लॉन्च किया है। तो वो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। तो पहले 54,000 की एंट्री करेंगे, तो मेडिकल उसमें मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंस अगेंस्ट मेडिक्लेम उसमें एंट्री करेंगे। जो मेडिक्लेम रिसीवेबल में है, पार्टी का नाम इंश्योरेंस कंपनी रखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी नहीं रखना है क्योंकि जब हम रिसीव्ड की एंट्री डालेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो समझ लो फिलहाल वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमने उसको, ये एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसे समझ लो। 54,000 उसको हम टोटल क्लेम लॉन्च है, मतलब क्लेम फॉर्म में इसकी अमाउंट होती है। इसमें भी वैसे ही है, एग्जिस्टिंग और न्यू। तो जो पहली बार हम सबमिट करते हैं एक ही क्लेम के अगेंस्ट में, तो वो न्यू में आएगा। अगर वही क्लेम के अगेंस्ट में दूसरे बिल आप ऐड कर रहे हो तो उसमें एग्जिस्टिंग आएगा। लेकिन जैसे कि एक बैंक का आपने इंश्योरेंस का क्लेम किया है तो उसमें न्यू में डाला, फिर दूसरी बहन भी आपके सेंटर पर बीमार हुई, उसको आपने हॉस्पिटलाइज किया और उसका जो फिर क्लेम अमाउंट जो आप क्लेम करते, तो वो आप एग्जिस्टिंग में नहीं डालना है, उसको भी न्यू में ही करना है, क्योंकि वो दोनों क्लेम जो है वो क्लेम आईडी दोनों अलग अलग हो जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर न्यू किया, फिर जैसे आपको बताया तो मेडिसिन का हमने पे किया है, वो 12,000 का है। तो मेडिसिन उसमें भी ऐसे ही आपने जो मेडिसिन का पे किया है वो मेडिसिन में उसकी क्रेडिट एंट्री डालनी है। फिर जो मेडिकल टेस्ट के लिए जो पे किया है तो मेडिकल टेस्ट के लिए उसकी एंट्री अलग से आएगी। तो मेडिसिन 12,000 रुपीज़ की हुई है, हमने 12,000 किया उसको। फिर मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट का हमने जो पे किया है वो 7,000 रुपीज़ पे किया है, तो उसकी 7,000 रुपीज़ यहाँ पर एंट्री किया है। फिर जैसे डॉक्टर को 35,000 का पे किया है तो डॉक्टर सर्जन फीस उसमें हमें, अभी देखो जैसे कि यहाँ पर 35,000 की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आपने जब पेमेंट किया होगा तो आप सबको पता होगा कि डॉक्टर को पेमेंट करते हैं तो 30,000 के ऊपर से जो पेमेंट होता है तो उसमें 10% TDS डिडक्ट करके पेमेंट करते हैं। तो आपने एक्चुअल में 31,500 डॉक्टर को दिया है, लेकिन आपका जो डॉक्टर का जो एक्सपेंस था वो 35,000 था। तो 3500 कहाँ कम हो गए? वो इसलिए कम हो गए क्योंकि आपने TDS डिडक्ट किया है, लेकिन वो पैसा आपने तो रखा नहीं है, वो पैसा तो आपने गवर्नमेंट में ही जमा किया है। वो डॉक्टर की ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर आपने 3500 अपने TDS जमा कर दिया। तो 35 यहाँ पर आपकी डॉक्टर की फीस जो है वो तो 35,000 ही आएगी, इसमें TDS लेस करके नहीं डालना है। और क्लेम फॉर्म में भी आपको पूरा 35,000 ही लिखना है, क्योंकि अगर आपने 31,500 लिखा तो वो आपका पैसा कम मिलेगा, जबकि वो 3500 तो आपके पास नहीं रहा। या आपने 1 जुलाई को सारा क्लेम फॉर्म जमा किया है तो उस डेट की एंट्री डालेंगे और यहाँ पर उसको सेव करेंगे। तो ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने क्लेम किया है उसकी एंट्री यहाँ पर डाली है। हमने पहले डॉक्टर को मेडिसिन के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो पेमेंट किया उसकी यहाँ पर क्रेडिट एंट्री किया है, और इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट वो 54,000 सब मिला करके जो यहाँ पर 54,000 हुआ और डेबिट साइड भी 54,000 हुआ, और ये एंट्री हमारी सेव हो गई।
फिर जेवी कहाँ जरूरत पड़ती है? तो एक चीज होती है वो डिस्कार्ड, एसेट की डिस्कार्ड करने के लिए भी इसकी जरूरत रहती है। ये बहुत ही वैसे ध्यान रखने की बात है। डिस्कार्ड की एंट्री हम उसकी ही जरूर करें कि जो एसेट है वो बाद में यूज होने वाला नहीं है, और जैसे कि पुराना टेप रिकॉर्डर है या जो मोबाइल है वो 5 साल 7 साल उस यूज किया और अभी वो एकदम ऐसा हो गया है कि वो माने सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारे अभी अपग्रेडेड वर्जन्स आ गए हैं, तो पुराने सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी रीसेल वैल्यू ही कुछ नहीं है, तो उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपके सेंटर पर कुर्सी है, तो एक कुर्सी वो टूट गई और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। प्लास्टिक की कुर्सी है, टूट गई है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमें उसकी ही डिस्कार्ड की एंट्री डालनी है। एक बहन जी ने पूछा, भाई जी हमारे सेंटर पर ये जो फ्रीज है ना, अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको डिस्कार्ड कर दे क्या? मैंने बोला, बहन जी वो फ्रीज का कंप्रेसर की ही अमाउंट कितनी, उसका अगर उसका वजन करने जाओ ना तो भी उसकी कुछ वैल्यू मिलती है, तो उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पुराना टीवी है, देखो टीवी में भी ऐसा है कि उसमें जो पुराने टीवी है उसमें भी वो अगर आप तौल करके देखें ना तो उसका भी वजन काफी होता है, और उसकी जो अंदर मटेरियल होता है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती ही है। पंखा है, अगर पुराने पंखे देखो तो कितने वजन वाले होते हैं, उसमें जो कॉपर के जो तार यूज हुए होते हैं उसका अगर तौल करके बेचने जाओ तो भी काफी वैल्यू मिलती है। इसलिए आप डिस्कार्ड उसका ही करें जो एक्चुअल में जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अभी उसके एग्जाम्पल के रूप में हम एक एंट्री 2-3 एंट्री देखेंगे। जैसे कि हमने बताया टेप रिकॉर्डर है, तो उसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे डिस्कार्ड, लॉस ड्यू टू डिस्कार्ड एसेट। अभी हमें ये पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ इतना ही पता है कि हमारे पास टेप रिकॉर्डर है जो अभी काम का नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है वो तो हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले आप है ना इसको क्रेडिट में डाल दो। क्रेडिट में तो क्रेडिट पहले टेप करेंगे, हम टेप को क्रेडिट करेंगे। उसकी अमाउंट जो है फिलहाल आप कुछ भी डाल दो, 50 रुपये डाल दो, उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 8,000 रुपये है, तो यहाँ पर 8,000 कर दो। अभी इसको सिलेक्ट किया, 8,000 रुपीज। एक चीज इसमें बिल्कुल भूलना नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी जरूर लिखना। अगर क्वांटिटी नहीं लिखा, वो क्वांटिटी जीरो रही, तो आपका टेप डिस्कार्ड नहीं होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम होती है। वो उसका पर्पस अलग है, इसलिए यहाँ पर प्रोविजन है, लेकिन हम जब डिस्कार्ड की एंट्री कर रहे हैं तो हम उसमें क्वांटिटी जरूर डालें। फिर जब हमने पहले क्रेडिट एंट्री किया है तो हम डेबिट एंट्री अभी करेंगे। वैसे अकाउंट्स में डेबिट एंट्री पहले आती है, क्रेडिट एंट्री बाद में आती है। इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि फिर देखो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया, डेबिट 8,000 क्रेडिट 8,000। यहाँ पर अभी 25 मार्च 2020 की एंट्री कर रहे हैं। अभी यहाँ पर नरेशन में आपको जरूर लिखना है कि क्यों हम डिस्कार्ड कर रहे हैं।
आप विदाउट नरेशन इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर को भी पता चलना चाहिए कि ये इसको क्यों डिस्कार्ड किया है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है जो भी है। अभी इसको हम एंट्री नहीं कर रहे, मैं लिख नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको जरूर जब डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जरूर डालनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर अभी इसकी इफेक्ट कहाँ आई है, तो ये यहाँ पर एक टैप है, देखो क्वांटिटी करंट क्वांटिटी 0 हो गई, पहले 1 था, अभी यहाँ पर करंट क्वांटिटी 0 हो गई, माना आपके पास ये नहीं है। अगर आपने बेच दिया होता तो यहाँ पर अनसोल्ड की जगह सोल्ड हो जाता, लेकिन आपने बेचा नहीं है, लेकिन उसको डिस्कार्ड किया है, तो यहाँ पर तो अनसोल्ड रहा, लेकिन ये जो करंट क्वांटिटी है वो 0 हो गई। एग्जाम्पल के रूप में हम और एक एंट्री डालेंगे, जर्नल एंट्री। अभी जैसे कि मोबाइल आपको बताया, तो कोई मोबाइल है वो आपका खराब हो गया है, तो इसमें भी अगर आपने डेबिट एंट्री किया है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल 50 रुपये आपने एंट्री किया है, तो भले 50 रुपये एंट्री एग्जांपल के रूप में डालो, क्योंकि हमें याद नहीं है कि कितने में वो मोबाइल परचेज किया है, वो सॉफ्टवेयर को ही याद है, लेकिन सॉफ्टवेयर तब बताएगा जी जब हम एंट्री डालने जाएंगे। मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट, आप ये भी आप देखना, यहाँ पर मोबाइल है, आपने टेलीफोन सिलेक्ट किया, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपके इसमें नहीं आएगा। आपको मोबाइल डिस्कार्ड किया है तो मोबाइल ही डालना है, क्योंकि आपके मोबाइल एसेट्स लिस्ट में मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर भी आपने 50 रुपये या 500 रुपये कर दिया, अभी ये हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम देखेंगे तो इसकी 15,900 15,999, वैसे तो 16,000 ही कहते हैं, लेकिन अभी कंपनी वाले वो लिखते हैं 15,999, आप देखेंगे 15,000 का है, लेकिन होता है 16,000 का। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक जोक है, वो आपको सुनाते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार एक कंपनी में कोई किसी का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी रखी थी, तो बर्थडे पार्टी रखी थी, तो वो कंपनी सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया था, कंपनी के जो भी डायरेक्टर से लेकर के सभी को, 50 लोगों का स्टाफ था, तो सभी लोग गए, उसमें से एक व्यक्ति जो था, उन्होंने वहाँ पर मेन्यू में बहुत सारे मेन्यूज था, लेकिन उसमें गुलाब जामुन भी था, तो वो एक एम्प्लॉय था, उन्होंने 99 गुलाब जामुन खाए, और खाया तो सही, लेकिन दूसरे दिन ऑफिस में कहता है कि कल मैंने पार्टी में 99 गुलाब जामुन खाए। अभी सबको कहता फिरता है, तो उसमें से एक ने पूछा कि 99 खाए तो 100 क्यों नहीं खाया, तो बोलता है कि क्या समझते हो मुझे, मैं भूखा हो रहा हूँ क्या। तो वो कहता है कि 99 खाया माना 2 डिजिट में पहुंचा था, 3 डिजिट में नहीं पहुंचा था। तो ये कंपनी वाले भी ऐसे करते हैं कि वो 999 रुपीज पर छोड़ देते हैं, आपको लगेगा कि हमने ये चीज जो है वो 15,000 में, जब शुरू में हम देखेंगे तो हाँ ये तो 15,000 का ही है ना, 15,000 से फिर 16,000 में जाने में बहुत टाइम नहीं लगता है हमें, लेकिन 15,000 हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर 15,999 एंट्री किया, आपने 31 मार्च को इसको डिस्कार्ड आप फाइनल किया कि हाँ अभी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने 31 मार्च को इसकी एंट्री किया, इसको रीज़न डालेंगे, लेकिन अभी हम टाइम बचा रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट यहीं पर ही सेव कर देते हैं। अभी ये जो है मूवेबल एसेट्स का हमने डिस्कार्ड किया, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपिटलाइज जो मूवेबल एसेट्स का लिस्ट है, उसमें दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक कैपिटलाइज एसेट है और उसके नीचे जो है वो इंश्योरेंस एसेट है। तो इंश्योरेंस एसेट वो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिर्फ इंश्योरेंस के हिसाब से ही उसकी वैल्यू डाली है, इसलिए आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन कोई चीज़ है वो, जैसे कि ये टैप अगर इंश्योरेंस एसेट में होता तो हम इसको डिस्कार्ड की एंट्री नहीं कर सकते थे,
लेकिन जब आपका खराब हो गया है तो आपको जो बताया हुआ है वो फॉर्म भर करके जब आपका ऑडिट होता है उसमें आप बताओ कि ये जो टैप है वो है इंश्योरेंस एसेट, लेकिन वो अभी कोई काम का नहीं है। तो आपका जो ऑडिटर होगा वो उसकी वैल्यू जो है, इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो ज़ीरो कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर वो आपके लिस्ट में से निकल जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस एसेट है, उसको आप सेल कर सकते हैं, सेल की एंट्री डाल सकते हैं। तो उसमें यहाँ से वो आइटम अनसोल्ड के बदले सोल्ड हो जाएगा। एसेट ट्रांसफर डाल सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिसीट एंट्री में। तो रिसीट एंट्री डालने के पहले आपको, हम देख रहे हैं आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लोगों का जो फीडबैक आता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जोक सुन रहे हैं तो उसको आपको और मज़ा आता होगा। तो उसके ऊपर ही एक आपको जोक अभी सुना देते हैं। तो एक बार एक भाई थे, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन करीब 60 साल की उम्र हो गई तो वो पागल हो गए। कोई कारण ऐसा हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, जो भी हुआ, लेकिन वो पागल हो गए। अभी जब वो पागल हो गए तो बेटा काफ़ी बड़ा हो गया था, उन्होंने सारा बिजनेस बिजनेस टेक ओवर कर लिया। और एक ही बेटा था तो सब कुछ संभाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। अभी थोड़े समय के बाद वो पिताजी को एक और आदत आ गई कि उनको, अभी था बड़ा, अभी वो, हाँ, घर भी बड़ा था, उसमें पिताजी को एक स्विमिंग पूल बना के दिया तो पिताजी को बहुत ही मजा आ रहा था। पिताजी पूरे दिन उसमें ही पड़े रहते थे और मजा लेते थे। ऐसे करके करके कुछ साल के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अभी बेटा ने सोचा कि देखो पिताजी तो शरीर छोड़ दिया, मैं तो बहुत कमाया पैसा, और मेरे जो भी है आज, जो भी स्टेटस है वो पिताजी की ही देन है। तो मुझे पिताजी के निमित्त कुछ करना चाहिए। तो उन्हों को लगा कि पिताजी पागल थे तो चलो मैं एक मेंटल हॉस्पिटल ही खोल दूं। तो वो बेटे ने एक मेंटल हॉस्पिटल खोली। तो खोली तो सारा, क्योंकि वो तो टाइम लगता है बनने में, बिल्डिंग्स बनने में, सब कुछ होने में, फिर शुरुआत होती है। और पागलों का जैसे कुछ होता है तो मतलब पागलों का रजिस्ट्रेशन करना, मतलब पागलों को ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल सारी बनाई, काफी हद तक काम पूरा हो गया था। फिर धीरे धीरे करके पागल लोग रहने भी, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लोग रहने भी आने लगे। फिर वो भाई को पता चला कि देखो मेरे पिताजी को है ना, वो तो पागल थे लेकिन उनको वो स्विमिंग पूल की बहुत ही आदत थी। तो चलो इन लोगों के लिए भी मैं स्विमिंग पूल बनाऊं। तो अपने जो भी मैनेजर थे उनको बोला कि स्विमिंग पूल भी बना के रखो। फिर एक दिन वो फोन करके पूछता है कि अभी कैसा हालचाल है। तो बोला कि हाँ सर बहुत अच्छा है। अभी देखो यहाँ पर 150 लोगों का तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, और सब माना आपकी सेवा जो दे रहे हैं वो उनका लाभ ले रहे हैं। फिर उनको याद आया कि हाँ स्विमिंग पूल का भी हमने वो बताया था। तो पूछा कि हाँ वो स्विमिंग पूल का क्या हुआ। अरे सर आप उसकी तो बात मत करो, ये पागल लोग हैं, वो उसमें तो कोई उसमें कूदका पर कूदका लगाते हैं, कोई तो घंटों तक पड़े रहते हैं, कोई इतनी मजा करते हैं, और एक बार उसमें पानी भरेगा तब तो मजा ही और है। तो आप अभी जो है ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और एक बार प्रैक्टिकल एंट्री शुरू करेंगे तो उसकी आपकी मजा और हो जाएगी। क्योंकि जब आपने जो सीखा है वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका आनंद अलग होता है। अभी लास्ट फेज पर जा रहे हैं, तो वो रिसिप्ट एंट्री है। तो रिसिप्ट एंट्री जो है, वैसे पहले भी बताया आप सबको कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपको बहुत लिमिटेड एंट्रीज के लिए आपको एक जनरल मेन्यू में जाना पड़ता है। वैसे रिसिप्ट एंट्री के लिए आप डोनेशन का वो भी रिसिप्ट में ही है, कलेक्शन बॉक्स है वो भी रिसिप्ट में ही है, आपका एफडी का इंटरेस्ट है वो भी रिसिप्ट में है, बैंक से विड्रॉ करते हैं उसको भी रिसिप्ट ही कहेंगे। लेकिन आप सब, आपके लिए ये सारे मेन्यूज ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर भी
कुछ कारण के लिए कोई चीज़ के लिए आपको रिसीट की एंट्री की ज़रूरत रहेगी। खास करके हर 3 महीने आप सबको पता होगा कि बैंक से जो ब्याज मिलता है सेविंग्स बैंक का, वो हर 3 महीने मिलता है। तो वो उसकी इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो रिसीट एंट्री के थ्रू आएगी। अभी हम मेन्यू में जाएंगे, रिसीट एंट्री के मेन्यू में, तो उसकी एंट्री रिसीट मेन्यू में आएगी। फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई टीडीएस काटना आप भूल गए, तब वो आपको एक्सेस पेमेंट में एंट्री डालनी पड़ती है। जो जिन्होंने भूल गए होंगे और एंट्री डाली होगी, आप सबको पता होगा कि उसकी अमाउंट जो है वो एक्सेस पेमेंट में जाती है। तो उसका जब रिफंड होता है तो उसकी एंट्री डालेंगे। फिर हमने अभी अभी 2 अलग-अलग एंट्री किया है इंश्योरेंस क्लेम का, तो उसकी भी एंट्री इसमें आएगी। फिर कभी जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपसे, जैसे कोई हॉल है या ग्राउंड है, उस आप किराए पर लिया, तो साथ साथ आपसे डिपॉजिट अमाउंट भी लेते हैं। तो आपने एक बार प्रोग्राम पूरा कर दिया, सारा पेमेंट्स क्लियर कर दिया, तो आपको डिपॉजिट जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री भी यहाँ आएगी। फिर गैस सब्सिडी, वैसे तो नॉर्मली बहनों के पर्सनल नाम पर होते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर सेंटर का अकाउंट्स की डिटेल दिया है तो सेंटर के अकाउंट में क्रेडिट आती है, या यज्ञ के ही नाम का है और आपको सब्सिडी मिलती है तो उसकी भी एंट्री, सब्सिडी की एंट्री यहाँ पर आएगी। तो अब शुरुआत करते हैं हम इंटरेस्ट की एंट्री से। तो जैसे ही हमने एसबी, देखो यहाँ पर ये वैसे है इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट एसबी, लेकिन आपको सिर्फ एसबी टाइप किया क्योंकि एसबी माना सेविंग बैंक, तो एसबी टाइप किया तो भी आ जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टेट बैंक है तो वो 25 जून, फिर 25 सितंबर, 25 दिसंबर और 25 मार्च उनका फिक्स है। ये ही दिन पर उनकी इंटरेस्ट क्रेडिट की एंट्री आएगी। इसलिए जब ऑडिट के समय कोई बहन जो है वो इंटरेस्ट की एंट्री डालना भूल गए, या आपने पासबुक 24 मार्च तक ही अपडेट करवाई है और आप कहो कि हमने तो वैसे अपडेट कराई है, तो भी आप ऑडिटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट एंट्री नहीं आई है। ऐसे हर एक बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार हर 3 महीने में इंटरेस्ट का जो सेविंग्स का इंटरेस्ट है वो आपको अकाउंट में क्रेडिट देना पड़ता है। तो अभी समझ ले, हम इस स्टेट बैंक में अकाउंट है और 25 सितंबर को उसकी एंट्री आई है, तो पार्टी नेम डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर मोड जो है वो बिल्कुल बैंक अकाउंट ही रहेगा। सेविंग्स का इंटरेस्ट जो आता है उसमें ये मोड जो है वो बैंक अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि नहीं आपको चेक मिलता है, नहीं एनईएफटी से ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होती है। आपको 188 रुपीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 188 रुपीज़ इंटरेस्ट आया है, उसकी अमाउंट डाली। बैंक है तो बैंक यहाँ पर आपकी बैंक जो है एक ही बैंक होती है नॉर्मली, तो एक जो बैंक है वो फिक्स होती है और उसमें आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर 2 बैंक है, तो 2 बैंक है तो हम स्टेट बैंक की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे। पर्पस इसका ऑलवेज जनरल ही रहेगा, ये जनरल पर्पस है, इसको हमने सेव कर दिया तो ये एंट्री सेव हो गई। हम दूसरी एंट्री भी डालेंगे सेम सेविंग्स इंटरेस्ट की, क्योंकि ये हर एक सेंटर, क्योंकि अभी सबके पास बैंक अकाउंट्स है तो हर एक सेंटर को ये एंट्री डालनी रहती है, इसलिए हम दोबारा एंट्री इसको करेंगे। तो 25 सितंबर की किया, अभी हम एंट्री करेंगे वो 25 दिसंबर की डालेंगे। पार्टी नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैंक अकाउंट ही आएगा। अभी आपका इस मंथ का इंटरेस्ट जो है, इस क्वार्टर का इंटरेस्ट 201 रुपीज़ है, तो 201 लिखा, यहाँ पर स्टेट बैंक सिलेक्ट किया है, पर्पस में जनरल आएगा और इसको सेव करेंगे। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 2 बैंक कैसे होती है और कहाँ दिखाई देती है, तो प्रोफाइल में बैंक का जो मेन्यू है प्रोफाइल में,
उसमें दिखाई देती है। यहाँ पर जो बैंक है, वैसे आप सबको जहाँ पर बड़े कारोबार रहते हैं, पर्पस अलग अलग होते हैं, उसी जगह पर दो बैंक अकाउंट्स होते हैं। बाकी एक अकाउंट को भी संभालना मुश्किल है, इसलिए आप दो अकाउंट्स में या मल्टीपल अकाउंट्स में नहीं जाओ और आपको स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, जहाँ पर दो बैंक अकाउंट्स है, कोई पर्पस से खुले हुए हैं, तो उन्हों को इंटरनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्रीज वगैरह करने के लिए यहाँ पर डेमो वर्जन में ये दिखाया हुआ है। अभी हमने जो इंश्योरेंस क्लेम जो किया है, तो उसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इंश्योरेंस टाइप करेंगे तो दो आएगा, व्हीकल इंश्योरेंस रिफंड और यहाँ पर मेडिक्लेम का अलग आएगा। मेडिक्लेम रिसीव करके अलग से एंट्री आइटम है, वो मेडिकल इंश्योरेंस का जो है उसका है। यहाँ पर पहले हम व्हीकल का डालेंगे, तो व्हीकल इंश्योरेंस का रिफंड हुआ। फॉर एग्जांपल आपको 1 मार्च 2020 को रिफंड हुआ। अभी पार्टी देखो, पार्टी में आप उसको नहीं भूलना। देखो मैं तो भूल गया हूँ कि कौन सी पार्टी सिलेक्ट किया था, लेकिन शायद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो व्हीकल इंश्योरेंस में थी। हाँ, अभी यहाँ पर एक चीज जरूर हम समझेंगे कि जैसे ही हमने पेमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट में पेमेंट मिला है, तो हमने सिलेक्ट किया 14,000 का। यहाँ पर आपके उसके बिल्कुल नीचे पार्शियल पेमेंट, फाइनल पेमेंट या नील पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट जैसे कि आपने 2 बार क्लेम डाला है और आप में से उसमें से आपको पार्ट पेमेंट मिला है, तो पार्ट पेमेंट, तो उस पार्शियल सिलेक्ट करेंगे। और आपको बैंक अकाउंट से आया है, एनईएफटी से आया है, तो एनईएफटी सिलेक्ट किया। पार्शियली आपको सिर्फ 6,000 रुपये दिए हैं, तो उसको पार्शियल 6,000 रुपीज सिलेक्ट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्लेम जो किया है वो नो क्लेम हो जाता है कोई ना कोई कारण से, जैसे कि पीयूसी नहीं करवाया है, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे ऐसे कोई कारण होते हैं तो क्लेम जो है नो क्लेम हो जाता है। या उसका कोई प्रोविज़न होता है कि 7 दिन के अंदर ही क्लेम करना चाहिए, आपने 1 महीने के बाद क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि ये तो 1 महीने के बाद क्लेम हुआ है, तो उसका नो क्लेम हो जाता है। तो उस परिस्थिति में आपको नील सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने पार्शियल सिलेक्ट किया है, अभी इसको नील सिलेक्ट करेंगे तो माना कि आपको एक भी रुपया नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ सेटलमेंट की एंट्री यहाँ पर डाल रहे हैं। उसमें कैश हो, चेक हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो है वो एक्सपेंस में ही 14,000 जो है एक्सपेंस में चला जाएगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ पर पार्शियल एंट्री डाल रहे हैं 6,000 रुपये। अभी आपकी जी, जैसे सोफा परचेज किया था, उसकी एंट्री किसी ने पूछा है कि वर्क इन प्रोग्रेस में सभी सोफा सेट की एक ही डेट में एंट्री डाली है, तो जबकि सोफा सेट सारे एक ही साथ हुए हैं, इसलिए 1 मई में एंट्री डाली है या 15 मई में एंट्री डाली है। आप सबको बताएं कि जब ये पूरा होता है तो उस समय ही वैसे डालनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नहीं डाली है, भूल गए हैं, तो ऑडिटर, जबकि वो साल पूरा हो गया, तो या ऑडिटर, अगर आपके 6 महीने का ऑडिट है तो वो 30 सितंबर को एंट्री डालेंगे या करंट डेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको फाइनलाइज करते हैं। जैसे अभी ऑडिट चल रहा है वो 2019-20 का चल रहा है, तो आपको 31 मार्च में भी उसकी एंट्री डाल देते हैं। नॉर्मली अगर सही रीति से देखो तो आपने जिस दिन पूरा किया उस दिन की एंट्री होती है। अभी यहाँ पर हमने ये एंट्री को सेव कर देंगे, तो ये आपका पार्शियल पेमेंट 6,000 रिसीव हो गया। ये एंट्री सेव हो गई। फिर आपको वही अमाउंट में से आपको वापस 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो हम उसको रिसीट एंट्री में डालेंगे। व्हीकल इंश्योरेंस रिफंड आपको 1 मार्च, अभी दूसरा पेमेंट है वो 15 मार्च को आपको मिला। पार्टी का नेम, यहाँ पर पार्टी नेम जो अगर हमने सही डाला है तभी वो यहाँ पर पेमेंट के रेफरेंस में वो ऑटोमेटिक आएगा। अभी देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14,000 का क्लेम जो था उसमें से आपको 6,000 रिफंड मिले हैं, 8,000 अभी भी बाकी है। आपने सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पर आपको ये भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर 8,000 रुपीज जो मेरा कर्सर जो है, तो वो 8,000 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपको वो भी एनईएफटी से ही मिला है। अभी यहाँ पर ये पार्शियल पेमेंट नहीं है लेकिन ये फाइनल सेटलमेंट है, जिसमें 8,000 में से सिर्फ आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2,000 रुपये वो क्लेम चार्ज या कोई ना कोई प्लास्टिक पार्ट है ऐसा कुछ है, आपका काट लिया तो उसमें से 2,000 रुपये कम मिले, लेकिन 6,000 जो आपको मिल रहे हैं वो एज ए फाइनल सेटलमेंट के हिसाब से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री डालेंगे। डेट जो आएगी वो 15 मार्च ही आएगी। आप उसको क्लियरिंग डेट भी सेम होती है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई जो है वो अलग रीति से मेंटेन करते हैं, तो जो रिपोर्ट्स में जो बैलेंस, डेली बैलेंस में वो मेंटेन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये एंट्री हमने सेव कर दिया। इसी तरह आप होल्ड रेंट जो है उसकी डिपॉजिट जो है, होल्ड की ग्राउंड की डिपॉजिट रिफंड मिली है उसको भी ऐसे ही एंट्री कर सकते हैं। गैस सब्सिडी है उसकी भी एंट्री ऐसे कर सकते हैं। तो ये रिसिप्ट एंट्री में, रिसिप्ट का जो मेन्यू है उसका, उसमें इतनी सारी एंट्रीज कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी लिस्ट है लेकिन खास करके आपको जो यूज़ होने वाला है रूटीन में वो आपको इस बारी दिखाया है। वैसे समय हो चुका है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है। दोबारा आज सबको बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हैं, सारी टीम को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जैसे हमारे सौरभ भाई और उसकी टीम है, उन्होंने इतना अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया है और अभी हमारे लिए ट्रेनिंग डेमो वर्जन भी बना करके दिया है। तो उनको भी थैंक्स करते हैं, ललित भाई एंड टीम सबको बहुत 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 थैंक्स देते हैं। मुझे भी आज जिन्होंने सपोर्ट दिया है, हमारे इंदु बहन है, श्याम भाई है और आप सभी को, योगेश भाई एंड एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। अभी हम सिर्फ साइलेंस में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मेरे पास अभी म्यूज़िक बजाने का यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हम बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सत्र पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।